नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज प्लॉट के विशेष कार्यक्रम द पॉलिटिकल प्लॉट में। आज हम चर्चा करेंगे उन दो राज्यों की जहां अगले एक हफ्ते में चुनाव होने हैं, झारखंड की और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात क्या है। वहाँ पार्टियां इतनी बार टूटी हैं और गठबंधन इतनी बार टूटे और जुड़े हैं, वहाँ हमें ही नहीं, शायद जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और उस राज्य के जितने पत्रकार हैं उन्हें भी पता नहीं है कि किस सीट पे उन्हें क्या बोलना है। तो इसलिए महाराष्ट्र के बारे में हम कोई भी जोखिम नहीं लेंगे और जो भी विश्लेषण करेंगे वो चुनाव के बाद ही करेंगे। फिर भी झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसके बारे में बात करना जरूरी है। अब झारखंड जरूरी क्यों है? झारखंड हमारे लिए भी जरूरी है, झारखंड एनडीए के लिए भी जरूरी है और झारखंड इंडिया ब्लॉक के लिए भी जरूरी है। सामाजिक रूप से देखें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो एक राज्य के अंदर जिसमें दो राज्य बसे हुए हैं। वहां कुछ ऐसे शहर हैं जैसे जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग भी वो ऐसे बड़े शहर हैं जो सुख सुविधाओं के मामले में, नागरिक सुविधाओं के मामले में भारत के टीयर 2 के बड़े शहरों जैसे पुणे हो गए, बंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, इनका मुकाबला कर सकते हैं। मगर उसी के साथ इस राज्य में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां आज तक आधुनिक सुविधाओं की झलक तक नहीं पहुंच पाई है और ऐसे भी स्याह इलाके हैं जहां आज भी सूरज की रोशनी ही उजाले का एकमात्र साधन है। तो इस राज्य में जो भौगोलिक विविधता है और सामाजिक विविधता है वो इस राज्य के राजनीतिक हालात पे भी काफी हद तक लागू हो गई है। इस समय का झारखंड एकदम से दो हिस्सों में बट गया है। एक तो आदिवासी और उनके सटे हुए इलाकों का रूरल इलाका, जहां की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड पार्टी या दो छोटी छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वही मुख्य मुकाबले में रहती हैं। और शहरों में, बड़े शहरों में जैसे रांची, जमशेदपुर की बात करें तो वहां जो राष्ट्रीय दल है मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस, इनके बीच ही मुकाबला होता है। कुछ साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और भाजपा के पास भी ऐसे आदिवासी नेता थे जो 8-10 सीटों पे बड़े अच्छी पकड़ रखते थे और पूरे आदिवासी इलाकों में 20 से 25% वोट भाजपा को मिलते थे। 2009 से पहले की बात करें तो 20-25% वोट भाजपा को आदिवासी इलाकों में मिलते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी कुर्मी समुदाय के, चाहे टेकराम महतो हो, शैलेंद्र महतो हो, ऐसे बड़े नेता थे और कुर्मी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उसको मिलता था जिससे वो ओबीसी बहुल सीटों पे, अर्ध शहरी सीटों पे अपना प्रभाव रख पाती थी। तो इसी कारण से राज्य की राजनीति में थोड़ा सा सामंजस्य बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति काफी खराब हो गई है। अब पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो मामला इतना बटा हुआ था कि भाजपा आदिवासी सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने लगभग स्वीप किया था आदिवासी सीटों को, सामान्य सीटों में 4 से 6 सीटें ही जीत पाई। तो ये जो सामाजिक विभाजन है ये इस राज्य में बढ़ता ही जा रहा है और ये चुनाव अगर इसको पाटने में सफल नहीं रहा तो चाहे हारे या जीते कोई भी पार्टी, ये सामाजिक विभाजन आगे आने वाले समय में राज्य को बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम झारखंड का जो भी विश्लेषण करेंगे वो इसी सामाजिक विभाजन को बैकग्राउंड में रखते हुए करेंगे। अब चुनावी चर्चा पे आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लें कि झारखंड की जीत एनडीए ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। भाजपा के पास काफी सारे राज्य हैं और वो एक छोटे से राज्य के लिए इतना परिश्रम नहीं करती, मगर उसके लिए ये राज्य जीतना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ट्राइबल बेल्ट, आदिवासी बेल्ट, खासकर वो इलाका जो काफी पहले से, यहाँ तक कि जब भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी उससे पहले भी इसका गढ़ रहा था और बिहार की राजनीति में झारखंड, जो तब दक्षिण बिहार के नाम से आ जाता था, उसी के सहारे बीजेपी ने प्रवेश किया था। तो इस पुराने किले को वापस पाना बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह राज्य जीतना बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि साल 2014 में इसने यहाँ एक प्रयोग किया था और इस आदिवासी बहुल राज्य में पहली बार एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। उसके बड़े बुरे परिणाम भुगतने पड़े और तब से लेकर आज तक इस राज्य में भाजपा उबर नहीं पाई है। 2019 के चुनाव में जैसा कि हमने पहले बताया था, भाजपा सिर्फ 2 ही एसटी या रिजर्व यानी कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें जीत पाई थी विधानसभा में। और लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, यहाँ के तमाम आदिवासी बहुल सीटों पे भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन झारखंड की जो 5 आदिवासी बहुल सीटें हैं या आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हैं, उनमें से कोई भी सीट भाजपा जीत नहीं पाई थी।
इनमें से 3 सीटें तो बड़े अंतर से हारी थी, 1.5 लाख वोट के ज्यादा अंतर से हारी थी। और आदिवासी सीटें जहां पर वोटों का संख्या कम होती है वहां पे इस तरह का अंतर काफी होता है। तो भाजपा को इस राज्य की आदिवासी राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और इसके साथ साथ ही इस पूरे इलाके की आदिवासी राजनीति में अपनी हस्तक्षेप को कायम रखने के लिए इस राज्य को जीतना जरूरी है। अब हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो उनके लिए यह राज्य क्यों जरूरी है? इंडिया ब्लॉक की कोई बड़ी पार्टी जैसे कि टीएमसी हो गई या एनसीपी हो गई या कांग्रेस हो गई या सपा हो गई, उसके लिए झारखंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है कि वो यहाँ पे सत्ता में नहीं आने वाली है। सत्ता में अगर आएगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आएगी, जिसके वैसे तो 3 ही सांसद हैं लोकसभा में, और इंडिया ब्लॉक की वो कोई बड़ी सहयोगी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक ये राज्य जीतना चाहेगा, और उसका कारण ये है क्योंकि अभी तक इंडिया ब्लॉक किसी भी ऐसे राज्य में जीत नहीं पाया है जहां उसके किसी सहयोगी की सरकार पहले से ही हो। टीएमसी इंडिया ब्लॉक में कभी होती है, कभी बाहर होती है। आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में होती है और इंडिया ब्लॉक से बाहर भी होती है। ये दोनों पार्टियां अपने अपने राज्यों में चुनाव जीतकर वापस आई हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो मूल पार्टियां हैं वो अभी तक, चाहे वो द्रमुखी क्यों ना हो, अभी तक अपने बल पर किसी भी राज्य में चुनाव जीत नहीं पाई हैं। इसीलिए झारखंड, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता अभी भी आदिवासी इलाकों में बनी हुई है, वो अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो इंडिया ब्लॉक ये साबित कर पाएगा कि उसका चुनाव जीतना सिर्फ भाजपा की अलोकप्रियता पे डिपेंड नहीं करता है। उसके पास एक अपना भी गवर्नेंस मॉडल है जिसके सहारे वो चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस के पास अभी ये मौका नहीं है। कर्नाटक में जब चुनाव होंगे तो वो उसको यहां साबित कर सकती है, लेकिन इंडिया ब्लॉक इसको झारखंड में ही साबित कर सकती है। महाराष्ट्र में वो जीत भी जाते हैं तो ये साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर जीतते हैं तो इस समय वहां पे महायुति की, यानी कि भाजपा के गठबंधन की सरकार है। अगर वो जीतते भी हैं तो ऐसा ही माना जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी जीती है। लेकिन अगर वो झारखंड जीतते हैं तो वे साबित करेंगे कि उनके सरकार की लोकप्रियता है और वे लगातार चुनाव जीतने में सक्षम है। तो इसी लिहाज से इंडिया ब्लॉक के लिए यह राज्य महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात क्या है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, यह राज्य 2 हिस्सों में विभाजित है। एक तो अर्ध शहरी और शहरी इलाका और दूसरा ग्रामीण और आदिवासी इलाका। अब यहाँ होता क्या है कि पूरे राज्य में एक जैसा चुनाव नहीं होता है। कभी कभी कोई पार्टी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और दूसरे क्षेत्र में हार जाती है, जिसके कारण कि वो पूरे राज्य में सरकार नहीं बना सकती है। अगर हम साल 2014 के ही चुनाव की बात करें तो भाजपा और उसका गठबंधन पूरे राज्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करके सत्ता में आया था। लेकिन आदिवासी इलाकों में फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 में से 15 सीटें जीती थी। लेकिन बाकी की जो सीटें थी, तब कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन नहीं था, तो आदिवासी इलाकों से बाहर की जो करीब 50 सीटें थी, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ 5 या 6 सीटें मिली थी और टोटल 21 या 22 सीटों पे वो रह गया था। तो इसी तरह से भाजपा की वजह से देखें तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में आदिवासी सीटों के बाहर उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आदिवासी सीटों पे सिर्फ 2 सीटें जीतने के कारण उसकी संख्या 25 पे रह गई थी। तो जब हम इस राज्य का विश्लेषण करेंगे तो हम एक समग्र विश्लेषण नहीं कर सकते, हमको भी इसे बांट कर ही करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन सीटों की से जो आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित है और जिन्हें हम एसटी रिजर्व सीटों के नाम से जिनका विश्लेषण करेंगे। अब एसटी रिजर्व सीटों की बात करें तो इस राज्य में कुल 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। पिछले चुनाव का इतिहास देखें तो इन 28 में से 19 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती थी, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 2 सीटों पे भाजपा जीती थी और एकमात्र जो बची हुई सीट थी वो झारखंड विकास मोर्चा के पास गई थी। उसके विधायक बंधु तिर्की चुनाव जीते थे। इसी कारण से पिछले चुनाव में भाजपा की जो बड़ी हार हुई थी उसमें आदिवासी सीटों का बड़ा योगदान था और वहां वो 2 सीटें ही जीती थी, जिसके कारण से वो राज्य की सत्ता से बाहर हो गई थी। अब इस चुनाव में भाजपा यहां कम से कम 9 सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। और जब भाजपा और आरएसएस की कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई तो उनका अपना कहना था कि हमने तो 12 से 14 सीटों पे ताकत झोंक रखी है और अगर 9 से 10 सीटें भी हम जीत लेते हैं तो हम राज्य की सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे। और इसके लिए भाजपा ने तैयारी भी बड़ी कर रखी है। उसने अपना दम तो लगाया ही है, बाकी पार्टियों से ही आदिवासी नेताओं को तोड़ के लेके आए हैं। उसके पुराने आदिवासी नेता बाबूलाल मरंडी वापस आ गए हैं,
झारखंड के पुराने मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा अब भाजपा में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े आदिवासी नेता लोबिन हेम्ब्रम वो भी भाजपा में है। और इसके साथ साथ ही शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन, जिनका अपना थोड़ा सा जनाधार है 3-4 सीटों पे, वो भी भाजपा में है। तो इस कारण से भाजपा ने एक बड़ी फौज खड़ी कर लिया आदिवासी नेताओं की और उम्मीद करती है कि वो इन सब के सहारे 9 से 10 सीटें जीत लेगी। दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो पिछले चुनाव में उसने आदिवासी रिजर्व सीटों में से 19 सीटें जीती थी, मगर पिछले 5 सालों के दौरान उसके कई सारे विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। 4 विधायक तो सीधे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी कारण से वो सिर्फ 15 सीटों पे ही अभी इनकम्बेंट वाली स्थिति में है और उसमें से भी 3 सीटों पे उसको जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोटों का था। अब इस बार चूंकि भाजपा का गुणबा बढ़ा है, उसमें आजसू भी शामिल हुआ है, झारखंड विकास मोर्चा भी शामिल हुआ है और झामुमो के बागी भी शामिल हुए हैं। इसीलिए ऐसे उम्मीद कर लेना कि जिन 15 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कायम है उसको ही अपने पास बरकरार रख पाए तो ये भी उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे दावा तो ये कर रहे हैं कि इस बार हम 19 सीटें जीत कर दिखाएंगे, या हो सकता है 1 आध सीटें एक्स्ट्रा भी जीत ले। वैसे तो वो 22 सीटों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा सीट जीतने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी जीती हुई 19 में से 15 आदिवासी सीटें जीतने में भी सफल रहता है तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव में उसने आदिवासी बहुल सिर्फ 6 सीटें लड़ी थी और ये सारी की सारी 6 सीटें उसने जीत ली थी। लेकिन इसमें से 3 सीटों पे उसकी जीत का अंतर बहुत कम था, 5,000 से भी कम था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे कांग्रेस की ये तीनों जीती हुई सीटें हैं। इस बार भाजपा का गठबंधन बड़ा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच का समन्वय उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें से 1 या 2 सीट कांग्रेस हार सकती है। जब हमने कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से बात करा तो वो कहा कि हम मान के चल रहे हैं कि 1 सीट तो हम हार ही रहे हैं, तो बाकी बची 5 में से 4 सीटें भी कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो आदिवासी बहुल सीटों में इंडिया ब्लॉक का आंकड़ा 19 के आसपास पहुंच जाएगा, जो उसके लिए एक सम्मानजनक आंकड़ा होगा। पिछले चुनाव के जैसा बड़ा आंकड़ा तो नहीं होगा, फिर भी एक सम्मानजनक आंकड़ा होगा। उसके जो सहयोगी हैं, चाहे CPIML हो या राजद हो, वो किसी भी आदिवासी बहुल सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए इस संख्या में कुछ भी और जोड़ना संभव नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे दलित समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की, जिसे हम SC रिजर्व सीट के नाम से जानते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो ऐसी 9 सीटें हैं झारखंड में और इनमें से 6 सीटें NDA के पास थी। पूरे राज्य में उसका प्रदर्शन खराब था, लेकिन दलित आरक्षित सीटों पे उसका प्रदर्शन अच्छा था और उसने 9 में से 6 सीटें जीती थी। यूपीओ के पास सिर्फ 3 ही सीट थी। उससे 5 साल पहले की बात करें तो इनमें इन 9 सीटों में से एक भी झामुमो कांग्रेस गठबंधन के पास नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक भी सीट नहीं जीत पाया था, कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। भाजपा के पास दलित समुदाय के आरक्षित 4 सीटें थी। 4 सीटों पे बाबूलाल मरंडी की झारखंड विकास पार्टी जीती थी और एक जो 9वीं सीट बची उसमें भाजपा के सहयोगी आजसू का कब्जा था। तो इस तरीके से 2014 में इन सीटों पे इंडिया ब्लॉक, आज के इंडिया ब्लॉक और यूपीए का सुपड़ा साफ हो गया था। इसीलिए इन सीटों पे बढ़त पाना इंडिया ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण होगा। ST सीटों में थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वो SC सीटों पे ही कर सकती है। लेकिन अगर हम अभी के चुनावी आंकड़े देखें तो अभी भी इन 9 सीटों में से 6 पे भाजपा आगे बढ़ी हुई है और झारखंड विकास मोर्चा के साथ जो उसका गठबंधन है वो इन सीटों पे उसे बचाने की स्थिति में नजर आ रहा है। तो हमारा जो अपना अनुमान है उसके हिसाब से SC रिजर्व सीटों पे भाजपा 6 सीटें जीतने वाली है, 7 जीत सकती है और 5 से कम तो नहीं जीतेगी। तो इस हिसाब से अगर हम स्प्लिट देखें इन सीटों का तो बेस्ट स्प्लिट जो हो सकता है इंडिया ब्लॉक के लिए वो 4 और 5 का हो सकता है और एनडीए के जो हो सकता है वो 7 और 2 का हो सकता है। अब अगर बात करें सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए जो ST या SC किसी भी समुदाय के आरक्षित नहीं है तो झारखंड में 44 ऐसी सीटें हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों पे भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था और उसने करीब करीब 20 के आसपास सीटें जीती थी इन सीटों में से। तो इन सीटों में उसे बहुमत के आसपास का आंकड़ा मिला था, लेकिन चूंकि ST और SC रिजर्व सीटों पे उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था, इसी कारण से उसे पूरे राज्य में बहुमत नहीं मिला था। 5 साल पहले भी इन 44 में से 24 सीटें
भाजपा के पास थी और 4 सीटें झारखंड विकास मोर्चा के पास थी। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले झारखंड विकास मोर्चा के पास थी। आजसू के पास भी 1-2 सीटें थी। तो इन 44 में से 30 सीटों पे भाजपा का दावा बनता है। हालांकि वो 30 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। आज के दिन में झारखंड के जो राजनीतिक हालात हैं उसके कारण वो 30 सीटें नहीं जीत सकती है। और क्यों नहीं जीत सकती है इसके बारे में एक और कारक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के दिन में 2014 का प्रश्न सामान्य सीटों पे वो दोहराने की स्थिति में नहीं है। भाजपा की अपनी रणनीति की बात करें तो वो चाहती है कि इन 44 में से कम 24 से 25 सीटें उसको मिले और 1-8 सीटें उसके सहयोगियों को मिल जाए। भाजपा ने जो बड़ा गठबंधन खड़ा किया है आजसू और जदयू के साथ, वो इसी कारण से है कि सामान्य सीटों पे उसको थोड़ी सी मदद मिलेगी। आदिवासी बहुल इलाकों में इनके सहयोगियों का कोई बड़ा आधार नहीं है, वो वहां उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो अगर एनडीए को बहुमत पाना है और उसके लिए जेडीयू और आजसू की मदद की कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो इन्हीं सीटों पे पड़ेगी। तो इसीलिए भाजपा का जो अपना मानना है वो सामान्य श्रेणी की कम से कम 28 सीटें जीते। अब अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उसमें शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 9 सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। अब वो चाहेगी कि इसमें वो और सीटें जोड़े, लेकिन ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं है। अब अगर सामान्य श्रेणी की सीटों की बात करें तो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया ब्लॉक का मुख्य घटक है उसके पास 9 सीटें हैं। हालांकि वो चाहती है कि उसमें से 1 या 2 सीटें और इजाफा करे, 10-11 सीटें जीते, लेकिन ऐसा करना उसके लिए संभव दिखता नहीं है, क्योंकि सामान्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, आजसू, झारखंड विकास मोर्चा की जो ताकत है वो झामुमो से काफी अधिक है। और इन सीटों पे झामुमो का अपना सांगठनिक आधार भी नहीं है। जब से उसके बड़े नेता चले गए हैं पार्टी से, तब से उन इलाकों में थोड़ी सी कमजोर हो गई है। उसके साथ मुश्किल ये है कि जिन 9 सीटों पे वो जीती थी उनमें से 6 पे पिछले चुनाव में भाजपा और आजसू को जो वोट मिला था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से काफी आगे है। तो इस कारण से इन 6 सीटों पे वो थोड़ी सी मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं, सामान्य श्रेणी की 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का अंतर 25,000 के आसपास था और इन सीटों पे भाजपा के लिए उसको पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि इन सीटों में से भी कुछ सीटों पे भाजपा और आजसू का जो कंबाइंड वोट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं चुनावों में वोट सीधा ट्रांसफर नहीं होता, 2 पार्टियों का वोट सीधा ट्रांसफर नहीं होता। अगर उस गणित को देखें तो कम से कम 5 सीटों पे इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा सामान्य श्रेणी में सुरक्षित स्थिति में है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये 5 सीटें तो वो जीतेगी, इसके साथ साथ कठिन मुकाबले वाली 1-2 सीटें और जीत सकती है। तो सामान्य सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 सीटें जीतने की स्थिति में है। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक को फिर से बहुमत पाना है तो जो खेल करना पड़ेगा वो कांग्रेस को करना पड़ेगा और सामान्य सीटों पे जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है उसमें उसको अधिकांश संख्या में अपनी सीटों को जीतना पड़ेगा। तो आगे हम इसी बारे में बात करें। अगर हम झारखंड की सामान्य सीटों पे कांग्रेस के प्रश्न की बात करें तो पिछले चुनाव में वो 17 सीट पर मुख्य मुकाबले में रही थी। उसने इसमें से 10 सीटें तो जीती थी और 7 सीटों पे वो दूसरे स्थान पे रही थी। तो मौका है, कांग्रेस के पास भी मौका है कि इन 7 सीटों में से 1 सीट जीत ले, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इन 7 सीटों में से भी 4 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और आजसू का मिला जुला वोट कांग्रेस के वोट से काफी ज्यादा है, 5 से 7% तक ज्यादा है। तो वो गैप कांग्रेस को भरना पड़ेगा। अब उसकी जीती हुई सीटों की क्या स्थिति है? उसकी जीती हुई सीटों में से भी 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे भाजपा और आजसू का वोट उससे ज्यादा था। तो करीब करीब 10 सीटों पे आजसू और भाजपा गठबंधन उसको नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने पहले बताया था, भाजपा और आजसू का वोट एक दूसरे को पूरा ट्रांसफर हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो जिन 17-18 सीटों पे कांग्रेस मुख्य मुकाबले में रहती है वहां पे कम से कम 8 सीटें तो वो जीतने की स्थिति में है। 9 जीतते तो बहुत अच्छा, और 10-16% को दोबारा दोहरा देती है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सहायक कारण बनेगी। और तब अगर कांग्रेस 10 सीटें जीत लाती है तब इस राज्य में एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक की सरकार बन सकती है। आइए अंत में हम ये देखते हैं कि एसटी, एससी और सामान्य सीटों को जीतने के हिसाब से दोनों ब्लॉक्स का गणित क्या कहता है। तो अगर हम भाजपा के गेम प्लान की बात करें तो उसका जो टारगेट है वो 44 सीटों का है। उसमें से वो चाहती है कि 10 सीटें आदिवासी इलाकों में से आ जाए, 28 सीटें सामान्य श्रेणी की सीटों में से आ जाए और 6 दलित बहुल सीट जीत के वो 44 का आंकड़ा पार कर जाए।
एक आध सीट अगर ट्राइबल सीट में बढ़ जाती है तो अच्छा है, एक आध सीट सामान्य श्रेणी में बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन 44 का आंकड़ा एनडीए के लिए मिनिमम आंकड़ा है जिसका गेम प्लान वो सेट कर रही है। इसी तरीके से अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उनका जो अपना गणित कहता है वो कम से कम 28 में से 22 आदिवासी बहुल सीटें जीतना चाहती हैं, और इसके साथ साथ ही अगर उसको 17 सामान्य श्रेणी की सीट मिल जाती है, 10 जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 7 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी, तो उसकी संख्या 39 तक पहुंच जाती है। दलितों के लिए सुरक्षित 9 सीटों में से 3 पिछली बार उसने जीती थी, इस बार भी 3 जीत ले, 4 भी जीत ले तो संख्या 42-43 तक पहुंच जाएगी। और 1-2 सीटों पे राजद और सीपीआईएमएल जो आपस में मिलकर 7-8 सीटें लड़ रहे हैं, अगर वो 2 सीट जीत जाते हैं, 2 या 3 सीट जीत जाते हैं, तो गठबंधन की संख्या 44-45 तक पहुंच जाएगी और ये इंडिया ब्लॉक के लिए आरामदायक आंकड़ा होगा। तो फिलहाल झारखंड में जीत पाने के लिए इन दोनों गठबंधनों का गेम प्लान इसी पे है। आइए अब हम बात करें कि इस गेम प्लान को जमीन पर उतारने के लिए इन दोनों गठबंधनों ने क्या क्या रणनीति बना रखी है और वे क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भाजपा की बात है तो वो इस राज्य में खुद से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं कर रही है। इस बार वो इस राज्य में खुद से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं कर रही है और उसने एनडीए के पूरे कुनबे को एकजुट किया था। अब पिछले 2019 की बात करें तो स्थिति थोड़ी खराब थी। भाजपा के नेताओं को पता था कि रघुवर दास सरकार के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। इसके बावजूद उन्होंने आजसू के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों की कारण तोड़ दिया। आजसू 10 सीटें मांग रही थी, ये 8 सीटें देने के लिए तैयार थे और ये गठबंधन टूट गया। हालांकि हम सबको थोड़ा अटपटा से लगा, लेकिन उस समय जब मैंने एक भाजपा नेता से बात करी तो उन्होंने कहा हमारे पास गणित है। मैंने कहा गणित कैसे है? उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 56% वोट मिले थे, जो कि उस राज्य में उसको कभी नहीं मिले थे और उसने 12 सीटें जीती थी। तो इस लिहाज से वो अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे और उनका कहना था कि अगर 10-12% वोट भी गिर जाता है तब भी हम 43-44% वोट पाएंगे और इसी के सारे हम आराम से 40 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और उनका आकलन ऐसी स्थिति में था जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। ध्यान रखिए, पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पहले हो गए थे और झारखंड का चुनाव उन चुनाव के 1 महीने बाद हुआ था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत में नहीं आ पाई थी, उसकी सीटें 40 तक ही रह गई थी और उसको किसी और पार्टी से समर्थन लेके सरकार बनानी पड़ी थी। महाराष्ट्र की स्थिति ये थी वे शिवसेना के साथ गठबंधन करके वहां का चुनाव जीते थे, लेकिन शिवसेना के रूठ जाने के कारण वहां भी सरकार बन नहीं पाई थी और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में भी भाजपा को यह पूरा भरोसा था कि हम झारखंड तो जीत ही जाएंगे और इसी कारण से उसने आजसू से गठबंधन नहीं किया। अब 5 साल बाद स्थिति यह है कि वो हरियाणा में अच्छे वोटों से जीते हैं, इसके बावजूद वो चाहते हैं कि झारखंड में एनडीए की पूरी ताकत मिले। तो इस बार उन्होंने सिर्फ आजसू ही से ही गठबंधन नहीं किया, साथ में जनता दल यूनाइटेड और लोजपा को भी अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। तो इस बार जो भाजपा की रणनीति है वो एनडीए की कंबाइंड ताकत के साथ इस चुनाव को जीतने की है। लेकिन एनडीए का काम इतने से भी बनने वाला नहीं था। ये जो तमाम दल उसने इकट्ठा किए हैं, इनकी जो ताकत है वो सामान्य श्रेणी की सीटों पे ही है, जहां भाजपा के पास पहले भी पर्याप्त संख्या में वोट थे। अब इनका वोट मिलेगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इससे निर्णायक बढ़त उसको नहीं मिलेगी। निर्णायक बढ़त अगर उसको चाहिए तो उसको आदिवासी बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब वहां पे उनको कोई आलाई मिलने वाला नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे के घर तोड़े। मधु कोड़ा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को कांग्रेस से तोड़ा और पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ाया, वो हार गई। शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को सोरेन परिवार से तोड़ के लाए, उनको भी चुनाव लड़ाया, वो भी चुनाव हार गई। लेकिन उसके बावजूद भाजपा मानी नहीं और चंपाई सोरेन जो कुछ समय के झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, उनको भी तोड़ के अपने साथ मिला लिया। तो इन 3 नेताओं को देख लीजिए और बाबूलाल मरांडी जो पिछली बार अलग चुनाव लड़ रहे थे, अपनी सीट जीते थे और वापस अब भाजपा में आ गए हैं। इन 4 नेताओं की सीट जोड़ लीजिए तो भाजपा के पास आदिवासी इलाकों में पहले से 4 सीटें हैं। अगर ये नेता अपनी अपनी सीटें ही जीत पाए, ज्यादा प्रभाव ना कर पाए, अपनी अपनी सीटें ही जीत पाए, तो 4 एक्स्ट्रा सीटें वो भाजपा को दिला देंगे। हालांकि भाजपा उम्मीद कर रही है कि 7 या 8 सीटें दिलाएं, लेकिन फिर भी 4 सीटों का जुगाड़ उसने कर लिया है एसटी रिजर्व सीटों पे।
इसके अलावा भाजपा ने सामान्य सीटों पे भी 3-4 विधायकों को तोड़कर अपनी ओर मिलाने की कोशिश की है। सरयू राय जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे, जदयू में शामिल हो गए हैं और अब एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कमलेश कुमार सिंह जो पिछली बार एनसीपी का टिकट पर चुनाव जीते थे, अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से अमित कुमार यादव जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे, अब वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आजसू जिन 2 सीटों पर जीती थी, वो दोनों उम्मीदवार भी अब एनडीए के साथ हैं। तो इस तरह से देखें तो भाजपा इस राज्य में करीब 37-38 सीटें ऐसी लड़ रही हैं जहां वो 2019 में एकदम खराब प्रदर्शन के बावजूद भी जीत गई थी। अब भाजपा को जरूरत यही है कि 2019 के प्रदर्शन को अगर वो दोहरा पाती है 2024 में, उससे नीचे नहीं जाती है, तो उसके लिए स्थिति आरामदेह हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं राजनीति में जैसा सोचा जाता है हमेशा वैसा होता नहीं है, और भाजपा के सोचने और चाहने के बीच का जो अंतर होगा वही झारखंड चुनाव का अंतिम परिणाम तय करेगा। अब हम बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की तैयारियों की। इंडिया ब्लॉक ने क्या तैयारियां कर रखी हैं और उसका क्या गेम प्लान क्या है इस चुनाव को जीतने का। अब अगर इंडिया ब्लॉक की तैयारियों की बात करें तो उसके पास अंक गणित के लिहाज से इस राज्य में करने के लिए कुछ बहुत बचा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी तमाम ताकत लगा चुका है आदिवासी बहुल सीटों में, और 2019 का जो उसका प्रदर्शन रहा उससे बेहतर जाने में उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि उसके 3-4 विधायक बाहर चले गए हैं और उसके बाद स्थिति तो ये थी कि उसके पास रिप्लेसमेंट कैंडिडेट भी नहीं थे और उसको भाजपा से उम्मीदवार तोड़ के लाने पड़े हैं। तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो और कांग्रेस को हालांकि उनके खिलाफ कोई लहर नहीं दिख रही है, सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है, इसके बावजूद रणनीतिक कारणों से 4 या 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि सामान्य सीटों पे, खासकर अपने एलआई, राजद, सीपीआई, एमएल और कांग्रेस के सहारे वो सामान्य सीटों पे इसकी भरपाई करे और 2019 का आंकड़ा अपने पास बरकरार रख सके। लेकिन इसका मुख्य दारोमदार होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जितनी भी सीटें लड़ी थी उनमें से 50% से ऊपर इसने जीत हासिल की थी। एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था। पिछले 10-15 सालों में हिंदी बेल्ट के इलाकों में ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस अपने द्वारा लड़ी गई 50% से ज्यादा सीटें जीत पाए। वो जिन राज्यों में वो अपने कुछ गठबंधन सहयोगियों के सहारे चुनाव जीतती भी थी हिंदी बेल्ट में, तो वहां उसका प्रदर्शन 50% से कम ही रहता था। अब कांग्रेस के पास सामने चुनौती ये है कि 2019 के अपने प्रदर्शन को दोबारा दोहराए, और वो इसके बावजूद इस प्रदर्शन को दोहराए कि पिछले बार जो आजसू ने वोट काटा था, हर सीट पे करीब 10-12 हजार वोट काटा था भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार भाजपा को शिफ्ट हो रहा है, एनडीए को शिफ्ट हो रहा है, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस को सीटें जीतनी है तो उसके अपने प्रदर्शन में और सुधार करना पड़ेगा। जो 50% का आंकड़ा था उसको थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक को जिताने की चाबी, वैसे तो ड्राइवर सीट पे हेमंत सोरेन है, लेकिन उसकी जीत की चाबी जो है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस अगर अपनी लड़ी हुई सीटों में से 50% से ज्यादा नहीं जीत पाती है तो थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि उसके जो एलाइज हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या सीपीआई, एमएल हो, ये अपने अपने कारणों से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको चुनाव लड़ाने का, इनको टिकट देने का कारण है, जिसकी बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन ये अपने दम पे ज्यादा सीटें जीत पाएंगे ऐसी उम्मीद इंडिया ब्लॉक के दूसरे एलाइज को भी नहीं है। वो यही मान के चल रहे हैं कि इनमें से 2 या 3 सीटें ही जीत सकते हैं। तो अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है सामान्य श्रेणी की सीटों पे, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी इंडिया ब्लॉक के लिए। लेकिन अंकगणित के मामले में जो ये कमी है, इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी और तरीके से पूरा करने की कोशिश की है। उसकी सबसे बड़ी योजना जो है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत वो 1500 रुपए राज्य की सभी पात्र महिलाओं को दे रही हैं, वो बड़ी हिट है। और अगर ओबीसी वोट्स की बात करें, एससी वोट्स की बात करें, तो उनमें उसका असर दिख रहा है। 13 नवंबर के दिन जो मतदान हुआ उसमें कई सीटों पे महिलाएं ऐसा कहती पाई गई कि उन्होंने सिर्फ इसी योजना के चलते इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट दिया है। लेकिन इसका असर अर्ध शहरी और शहरी सीटों पर नहीं दिखेगा, और इसी कारण से कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अपनी सामान्य श्रेणी की सीटें हैं वो उसके पास बरकरार रखे, लेकिन कांग्रेस को जिसको रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद जैसी बड़ी बड़ी सीटें लड़नी पड़ती है, वहां इस योजना का उतना खास असर नहीं है। तो वहां पे कांग्रेस को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके इस पूरे राज्य में जहां तक हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है, और चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों और पार्टियों की ताकत के बल पे ही हो रहा है।
तो अंतिम नतीजा भी उसी के हिसाब से आएगा। तो इसी कारण से इंडिया ब्लॉक भी सत्ता की रेस में है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया ब्लॉक सत्ता की रेस से बाहर है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन की अपनी लोकप्रियता आदिवासी इलाकों में अभी भी काफी लोकप्रिय है और उनकी सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं के कारण लगभग 50 से 55 सीटों पे एकदम से कंपटीशन की रेस में है। ये कहना मुश्किल है कि यहाँ कौन जीतेगा। 20-25 ऐसी सीटें हैं जहां पे एनडीए एकदम आगे दिख रहा है। इन 50 से 55 ऐसी सीटें हैं जहां पे इंडिया ब्लॉक एकदम कॉम्पिटिटिव है। हो सकता है 50 भी जीत जाए, नहीं भी हो सकता है 30 ही जीते, लेकिन इन 50 से 55 सीटों पे कॉम्पिटिटिव मुकाबला है और कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। इन सब के बावजूद झारखंड में जो अंतिम नतीजा होगा एक तीसरी पार्टी और तीसरे पक्ष के अन्य उम्मीदवारों द्वारा तय होगा। झारखंड में हमेशा से छोटी पार्टियों को, बागी उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिलता था और पिछले चुनाव में तब यूपीए था, यूपीए और एनडीए के विरोधियों को मिला दे तो करीब 70% वोट पड़े थे। 30% वोट था वो बागी उम्मीदवारों, छोटे दलों को मिला था। हालांकि इस बार इसकी संख्या में थोड़ी कमी होने की संभावना है, क्योंकि चाहे आजसू हो जाए, झारखंड विकास मोर्चा हो जाए या सीपीआईएमएल हो जाए, ऐसी जो पार्टियां जो पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ी थी इस बार बड़े गठबंधनों का हिस्सा है, तो 5-6% तो आराम से कम हो जाएगा। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इंडिया और एनडीए के बीच का जो वोट शेयर वो 76-77% के आसपास होगा। लेकिन इस बीच वहां एक नई पार्टी उड़ी है। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से नई पार्टी उड़ी है और कुर्मी समुदाय जो इस राज्य में करीब 16% का हिस्सा रखता है, उसके बीच जयराम महतो काफी लोकप्रियता नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटों पे काफी अच्छा वोट मिला था। जयराम महतो खुद जिस सीट से लड़े थे वहां पे तो जो आजसू का कैंडिडेट लड़ रहा था उसके मुकाबले करीब 50-60 हजार वोट ही उसे कम मिले थे और हालांकि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दूसरे नंबर पे रही थी उसे सिर्फ 10,000 वोट ही कम मिले थे और बाकी कई सीटों पे उसके उम्मीदवारों को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। अब इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक की रणनीति यह है कि जयराम महतो की पार्टी को एनडीए के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब इसका कारण यह है कि सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू मुख्य रूप से कुर्मी मतदाताओं के वोट पे आधारित पार्टी है और जयराम महतो अभी उसमें से पत्रकारों का तो ये कहना है, कुछ पत्रकारों का तो ये कहना है कि 50-60% हिस्सा खींच रहे हैं, लेकिन हमारा अपना जो मानना है करीब 25-30% हिस्सा जो कुर्मी वोट का था आजसू के पास जाता था वो अब जयराम महतो के पास आ रहा है और इससे एनडीए को 2 से 3% वोट की चपत लग सकती है। अगर जयराम महतो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो पिछले चुनाव में भाजपा, आजसू और राहुल मरांडी की पार्टी का जो वोट था करीब 38% के आसपास था और वो घट के 35 और 36% के आसपास रह जाएगा और ये उनको जीत दिलाने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन 35-36% के साथ झारखंड में चुनाव जीतना थोड़ा चुनौती भरा काम हो सकता है। 38 से 39% वोट जिस भी गठबंधन को आएगा वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएगा, लेकिन 35-36% वोट के साथ एनडीए को दिक्कत हो सकती है। तो इंडिया ब्लॉक की आस इस पे टिकी है कि जयराम महतो एक बड़ा हिस्सा काटेंगे एनडीए के वोटों का। अब दूसरी तरफ एनडीए ने भी एक चाल चली है। एनडीए ने पहली चाल तो वो चली जैसा हमने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े लोगों को तोड़ लिया, बागी उम्मीदवारों को तोड़ लिया। इसके अलावा उसने कई सीटों पे ऐसे उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश की है जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और जिनका 10-15 हजार वोटों पे अच्छा खासा प्रभाव है। तो अगर ऐसे लोग आदिवासी सीटों पे 8-10 हजार वोट काट लेते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां पे परेशानी हो सकती है। तो झारखंड चुनाव का अंतिम परिणाम इसी पर निर्भर करेगा कि जयराम महतो की पार्टी कितना वोट काटती है और बाकी उम्मीदवार कितना वोट काटते हैं। और जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हम इसी मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जयराम महतो और बागी उम्मीदवार क्या असर दिखा रहे हैं और इसका चुनावी नतीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी अन्य खबरों के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट newsplot.co.in पे। नमस्कार।